हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आज हम डिस्कस करने वाले हैं वायरस, वायराइड, प्रियॉन और लाइकेन। इससे पहले बेटा थोड़ी सी दो चीजें हैं यहाँ पर, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया को, जो कि आर एच विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ही इंक्लूडेड है, इसको बेटा सेपरेटेड चैप्टर में दिया है, तो हम यहाँ पर उसको हम नहीं टच कर रहे हैं। आप क्या काम कीजिएगा कि आप इसको एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा। बाकी कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसको हम आगे आपको बताएंगे कि एनिमल्स में क्या होते हैं, माफ कीजिएगा, प्लांट में क्या होते हैं, सेलवाल होते हैं, सेलुलोज का बना होता है, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। इसमें जो प्लांट होते हैं इनकी जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है कि इनमें जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों स्टेज आते रहते हैं। तो एक बार हैप्लॉइड स्टेज आता है, डिप्लॉइड स्टेज आता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड ये स्टेज चलता रहता है। इस वजह से इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी देखने को मिलता है। ठीक, ये हम आगे देखेंगे, जिसमें हम प्लांट में एल्गी को पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट को पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट को पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को भी पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद बेटा हमारा जो किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम एनिमेलिया जो है उसको हम पोरीफेरा फाइलम से लेकर के हम कॉर्डेटा फाइलम तक उसको हम पढ़ेंगे एनिमेलिया किंगडम में, जो चैप्टर नंबर 4 में है आपका, उसमें हम अलग से देखेंगे। इन दोनों में जो प्लांट और एनिमल किंगडम में जो कॉमन जो डिसिमिलरिटीज होती है वो होता है बेटा कि इसमें प्लांट में सेलवाल प्रेजेंट होता है, एनिमल में सेलवाल एब्सेंट होता है। प्लांट ऑटोट्रॉफिक होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बेटा कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, वो भी हैं जो प्लांट होते हैं, कुछ इंसेक्टिवोरस होते हैं। हम आगे देख लेंगे, आपको कुछ डिस्कस कर लेंगे उसमें। और जो किंगडम प्लांटी है ये सबके सब ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं, जैसे कुस्कुटा नाम का एक प्लांट याद रखिएगा, इसमें नाम दिया है कुस्कुटा नाम का जो प्लांट होता है ये पैरासिटिक होता है। बेर के पौधे पर आपको बिल्कुल दिख जाता है गांव में अक्सर आसानी से। और जो एनिमल होता है, एनिमल का ये इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि हेटरोट्रॉफिक है और वो होलोजोइक और इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। इनमें सेलवाल एब्सेंट होता है, जो एनिमल्स होते हैं इसमें सेलवाल नहीं पाया जाता है। ठीक, और जो है इसमें भी बताया है कि बेटा ये मूवमेंट कर सकते हैं, इसमें न्यूरोमोटर्स पाए जाते हैं। सीधा कहने का मतलब है कि जो है हमारी बॉडी के अंदर काफी सेंस ऑर्गन होते हैं, एनिमल्स में सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोमोटर्स के द्वारा वो हमें पता चलता है कि हमारे सेंस ऑर्गन कैसे वर्क करते हैं। हम उसको ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ये सब चीजें कैसे होती हैं। ठीक, तो एनिमल किंगडम और किंगडम प्लांटी को हम यहाँ पर बेटा नहीं बहुत ज्यादा हम इसको डिस्कस करेंगे। हम 3rd और 4th चैप्टर में इसको हम पढ़ेंगे आगे चल करके। आज हमारा जो पहला टॉपिक है बेटा वायरस, वायराइड, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस, इसको जो है हम इसको यहाँ पर समझेंगे। वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन दिख रहा है ना, हाँ, वायरस, वायराइड, प्रियॉन एंड लाइकेंस, ठीक है ना, वायरसेस, वायराइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेन। सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि जो वायरस, ये सारी चीजें दी गई हैं बेटा, ये सारी चीजें जो है आर एच विटेकर ने इसको अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मेंशन नहीं किया था, बिकॉज जो होते हैं ये वायरस जो होता है ना, वायरस, वायराइड, प्रियॉन्स, ये सब जो होते हैं बेटा एक एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं। इनको एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा ये ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, यानी ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब अब आप कहोगे कि यार ट्रूली लिविंग का मतलब, इसका मतलब कि लिविंग है ही नहीं, यानी फॉल्स लिविंग है। हाँ, आप सही हो कि ये फॉल्स लिविंग है, बिकॉज बेटा जिसमें प्रोटोप्लाज्म हो, ठीक है ना, जिसमें प्रोटोप्लाज्म होगा वो ऑर्गेनिजम्स ट्रूली लिविंग होंगे। और जो वायरस होता है, वायरस के पास सिर्फ और सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, प्लस उसके पास प्रोटीन की कवरिंग होती है, ठीक ना, प्रोटीन्स कवरिंग होती है, यानी यही दो चीज जिसके पास पाया जाता है। यही जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन्स की कवरिंग होने के कारण बेटा ये बेटा प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होने के कारण और जेनेटिक मटेरियल होने के कारण ये
लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास अपना खुद का प्रोटोप्लाज्म है नहीं, खुद का कोई अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, राइबोसोम है नहीं, और कोई एंजाइम्स इसके पास है नहीं जो एंजाइमेटिक मशीनरी होती है जिससे ये अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट कर सके, डबल कर सके। तो अगर ये वायरस आउटसाइड ऑफ द होस्ट हो, अगर किसी की बॉडी पर किसी होस्ट पर अगर ये ना पाया जाए तो ये बिल्कुल ये नॉन लिविंग कंडीशन में पड़ा रहेगा। समझना बात को बेटा। एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है बेटा कि जो वायरस होते हैं, वायरस अगर ये किसी होस्ट बॉडी पर ना जाए, वायरस अगर किसी होस्ट बॉडी पर ना जाए तो ये नॉन लिविंग कंडीशन में रहते हैं। क्योंकि अगर जैसे हमने कहा कि चलो एक हमने वायरस का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया, ठीक है, ये वायरस का अगर हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया, इसके पास इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका कैप्सिड है, ठीक है ना, कैप्सिड है, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जो कि आरएनए या डीएनए के दो में से कोई एक के फॉर्म में हो सकता है। अगर ये इसके पास यहाँ पर इसके अंदर जो है प्रोटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट है, प्रोटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट होने के कारण ये अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। बात को समझिएगा, सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। अगर इनको कोई न्यूट्रिशन भी दे दिया जाए तो भी ये सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ये नॉन लिविंग कंडीशंस को शो कर रहे हैं। अब लिविंग कंडीशंस को कब शो करेंगे? जब ये वायरस किसी लिविंग सेल के अंदर पहुंच जाएंगे। जब ये वायरस किसी लिविंग सेल के अंदर पहुंच जाएंगे, उस लिविंग सेल के मशीनरी को यूज करेंगे। मशीनरी कहने का मतलब है उसके सारे के सारे एंजाइम्स को यूज करेंगे। सारे के सारे एंजाइम्स को यूज करने के बाद अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करेंगे, अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करेंगे। फिर ये यानी कि वहां पर वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगे। तो ये कंडीशंस जो कि लिविंग में ही शो होती है, तो उस दौरान होस्ट के अंदर ये मल्टीप्लाई करने लगते हैं, तो ये लिविंग कैरेक्टर को शो करते हैं। समझ पा रहे हो बेटा? सिंपल है, सिंपल सा समझिएगा। सीधा सीधा मेरा कहने का फंडा ये है कि अगर ये वायरस अगर आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो, अगर किसी आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल से आउटसाइड ऑफ द होस्ट हो, तो ये नॉन लिविंग कंडीशन को शो करेगा, बिकॉज दे हैव एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कोई भी प्रोटोप्लाज्म इसमें नहीं होता है। अगर ये वायरस लिविंग सेल्स के अंदर पहुंच गया, उसकी मशीनरी को यूज किया और अपने आप को मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या कहलाएगा? ये सिंपली उस समय लिविंग कंडीशंस को शो करेगा। ठीक है, तो जो ये वायरस होते हैं बेटा, ये वायरस में आपने कई सारी बीमारियों का नाम सुना होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि फ्लू, आप जो सर्दी जुकाम का वाली, आप कोरोना वायरस का नाम तो इस समय बहुत ज्यादा चर्चित हो चुका है, बहुत आज, जिसकी वजह से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, आपको अपलोड करके पढ़ा रहा हूँ, जूम पे क्लास ले रहा हूँ। तो सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि ये कोरोना वायरस जो है वो आपको घर में बैठाया है। वो वही वायरस को हम पढ़ रहे हैं कि ये वायरस अगर इस जगह पर है, ठीक है ना, इस जगह पर पड़ा है, तो वो नॉन लिविंग कंडीशन में पड़ा है, कोई नुकसान नहीं होगा उसका, ठीक है ना, कोई नुकसान नहीं होगा। जब तक आप इसको सैनिटाइजर डालते हो, उसको डिग्रेड कर देते हो, नष्ट कर देते हो, उसकी प्रोटीन की कोटिंग को खराब कर देते हो, तो वो डिग्रेड हो गया। अगर ये वायरस यहाँ पर है, वो हमेशा पड़ा रहेगा, ठीक है ना, वो यहाँ पर पड़ा रहेगा हमेशा। कुछ समय बाद उसकी प्रोटीन जो है बेटा डिग्रेड हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर है, तो यहाँ पर वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है। जैसे वो आपकी बॉडी के अंदर पहुंचता है, वहां पर वो मल्टीप्लाई कर लेता है। तो जैसे यहाँ पर एक फ्लू वायरस का नाम दिया है, इन्फ्लुएंजा नामक एक फ्लू जो सर्दी जुकाम होता है, वो इन्फ्लुएंजा नामक वायरस से होता है। वो भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक, तो जो हम आपको सिर्फ दिमाग में रखना होगा कि जो वायरस होते हैं, वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं होते हैं, क्योंकि इसके पास अपना खुद का साइटोप्लाज्म, खुद की एंजाइम्स, खुद की पूरी सेलुलर मशीनरी, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितनी भी चीजें हैं वो अदर सेल ऑर्गेनेल्स उसमें पाए ही नहीं जाते हैं, ठीक है ना, इसमें पाए ही नहीं जाते हैं। तो ये कैसा होता है बेटा वायरस? इसमें साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी ने कि वायरस जो होता है बेटा नॉन सेलुलर होता है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? वायरस नॉन सेलुलर होता है, नोट कर लीजिएगा, वायरस नॉन सेलुलर होता है और क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है, स्ट्रक्चर आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है ना,
क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, और बाहर अगर रवेदार जैसा होता है अगर ये किसी होस्ट के बाहर होता है तो, ठीक है ना। अगर ये किसी होस्ट या लिविंग सेल से, यहाँ पर मैंने बॉडी जो लिखा है उसको लिविंग सेल कर लीजिएगा, कि अगर ये लिविंग सेल के बाहर होता है तो ये कैसा होता है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है। ठीक, अब सवाल यह है कि ये वायरस जो होता है, इस वायरस में किस प्रकार का, ठीक है ना, किस प्रकार का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है इसके पास, ठीक है ना। इसके पास जेनेटिक मटेरियल जो होगा या तो डीएनए के रूप में होगा या तो आरएनए के रूप में होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दो में से एक ही चीज होंगे बेटा इसमें। जैसे आपकी सेल में देखा जाए तो आपकी सेल में तो डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप यूकैरियोटिक सेल्स को देखेंगे तो उसमें डीएनए आरएनए दोनों मौजूद हैं। लेकिन जो वायरस होते हैं, वायरस में डीएनए तथा आरएनए दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा। ठीक है बेटा, चलो अब देखिए, सिंपल है, इतना जितना मैं बता रहा हूं इतना सिर्फ नोट करते जाइए। जैसे ही ये होस्ट सेल के अंदर एंट्री करेगा, वहां पर उसकी मशीनरी को यूज किया, अपने आप को मल्टीप्लाई किया, उस होस्ट सेल को किल कर देगा, मार देगा, और कई सारी संख्या में वायरस निकल करके बाहर आएंगे और दूसरी सेल को इन्फेक्ट करेंगे। इस तरह से इन्फेक्शन की एक चेन बन जाती है जो कि आपको बीमार से बहुत बीमार बना सकती है। ठीक, तो ये इतना सब कुछ हुआ आपको। अब थोड़ी सी वायरस की कहानी भी यहाँ पर लिखी हुई है कि वायरस की खोज किसने की थी, कैसे इसकी खोज हुई थी, इस चीज को भी समझ लो बेटा। देखो, वायरस की खोज, सबसे पहले वायरस की खोज डीजे इवानोवस्की, नाम दिया है बेटा 1892, ठीक है ना। वायरस की खोज जो है डीजे इवानोवस्की डीजे इवानोवस्की ने 1892 में इसकी खोज की थी। 1892 में डीजे इवानोवस्की ने इसकी सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया था, ठीक है ना, आइडेंटिफाई किया था। और लुई पास्चर, ठीक है ना, और लुईस पास्चर, ठीक है ना, लुईस पास्चर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको वायरस नाम दिया, ठीक है ना। लुई पास्चर जो थे, यानी इवानोवस्की ने इसकी खोज की और लुई पास्चर ने इसको वायरस का नाम दिया, ठीक है ना। वायरस का मतलब होता है पॉइजनस, ठीक है ना, वायरस का मतलब होता है कि ये पॉइजनस है, ठीक है। अब देखो फिर आगे क्या है, जैसे जो तंबाकू, जो टोबैको प्लांट होता है बेटा, टोबैको के प्लांट में उसकी पत्तियों में मोज़ेक रोग लग जाता था, तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग लग जाता था। तो तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां ही तो जो है टोबैको फॉर्मेशन में यूज की जाती हैं, तो टोबैको इंडस्ट्री में बहुत बड़ा लॉस होता था। तो साइंटिस्ट परेशान थे कि यार ये है क्या चीज, कौन से पैथोजन से ये जो टोबैको लीव्स है ये मोज़ेक लग जा रहा है, बहुत ज्यादा लॉस होता जा रहा है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एमडब्ल्यू बिजर्निक, ठीक है ना, एमडब्ल्यू बिजर्निक, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, टोबैको की पत्ती को लिया, उसको जो है पीस दिया, पीसने के बाद उसका जो फ्लूइड निकला, ठीक है ना, उसका जो फ्लूइड निकला, फ्लूइड को उन्होंने एक बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर पेपर से उसको छान लिया, ठीक है ना, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर पेपर से उसको छानने के बाद उसके नीचे जो एक्सट्रैक्ट निकला, उसके एक्सट्रैक्ट को, ठीक है ना, उसके एक्सट्रैक्ट को इन्होंने हेल्दी पत्तियों पर ले जाकर के रगड़ दिया, हेल्दी पत्तियों पर ले जाकर के लगा दिया, हेल्दी टोबैको प्लांट पे जाकर के लगा दिया। तो फिर क्या हुआ, वो हेल्दी पत्ती भी इन्फेक्टेड हो गई। इनके दिमाग में एक चीज तो ये श्योर हो गया कि ये जो यहाँ पर ये जो फ्लूइड यहाँ पर जो नीचे निकल रहा है, उस फ्लूइड में बैक्टीरिया तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया तो ऊपर ही रह गया था, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर था, वो बैक्टीरिया तो छनेगा नहीं उसमें, क्योंकि बैक्टीरिया तो ऊपर रह गया था। तो जो फ्लूइड निकला था उसी फ्लूइड को इन्होंने कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा, ठीक है ना, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। नाम जो बता रहे हैं बेटा यहाँ पर एनसीईआरटी ने दिया है, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है ना, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है ना, यूएम है बेटा, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये इन्फेक्टिशियस लिविंग फ्लूइड यहाँ पर कह रहे हैं, इसको इन्फेक्टिशियस लिविंग फ्लूइड यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहीं से बेटा वो शुरुआत हुई है, बिजर्निक ने जो काम किया इसी से शुरुआत हुई। फिर जो है इवानोवस्की ने इसको आइडेंटिफाई किया और लुई पास्चर ने इसका वायरस नाम दे दिया, ठीक है ना। इतनी आपको कहानी पता चली, जो कि टोबैको में जो बीमारी कॉज हो रही थी, बाद में पता चला कि यार ये वायरस है, इस वायरस का नाम दे दिया गया टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसे टीएमवी कहते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस जिसे टीएमवी कहते हैं। ठीक,
फिर एक साइंटिस्ट और थे डब्ल्यू एम स्टेनले ने 1935 में ये बताया कि जो वायरस होता है, वायरस बेटा ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है, जो हमने शुरू में ही इंट्रोडक्शन में ही बताया कि जो वायरस है ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है, और इसमें इसके ऊपर बेटा ये जो है प्रोटीन्स, इसके ऊपर प्रोटीन्स की कोट होती है, ठीक है ना, ये इसके ऊपर प्रोटीन्स की कोट होती है। ये प्रोटीन्स की जो कोट होती है, इस प्रोटीन्स की कोट को बनाने के लिए ये जो प्रोटीन्स की कोट को बनाने के लिए जो यूनिट होती है उसको कैप्सोमियर कहते हैं, ठीक ना। जो जैसे मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर ये क्या है, ये प्रोटीन्स की एक इसके ऊपर कोट लगी है, ठीक है ना, कोट लगी है। एक कैप्सिड किसकी बनी है, प्रोटीन्स की बनी है, ठीक है ना, प्रोटीन्स की बनी है। तो ये प्रोटीन्स की कोट को बनाने में जो यूनिट लगती है, इसको बेटा हम कैप्सोमियर कहते हैं, ठीक है ना, कैप्सोमियर कहते हैं। और ये कैप्सोमियर बेटा पॉलीहेड्रल या जियोमेट्रिक फॉर्म में हो सकता है। जैसे अगर आप एनसीईआरटी को देखना चाहें बेटा, एनसीईआरटी के डायग्राम को अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें, इसमें ये जो यहाँ पर ये आपको पॉलीहेड्रल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना बेटा, पॉलीहेड्रल या जियोमेट्रिकल शेप का ये वायरस आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर जो है ये कैप्सिडी है, प्रोटीन्स की बनी हुई है, ठीक। चलो इतना आपको बेटा ये चीज क्लियर हो गया। अब जो स्टेनले की कहानी तो बताया हमने, स्टेनले ने ही इसको बेटा बताया था कि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट कहने का मतलब है कि इसकी लाइफ साइकिल सिर्फ और सिर्फ किसी होस्ट पर ही चलेगी, ठीक है। अगर ये होस्ट पर जाएंगे तभी वहीं पर अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर होस्ट पर नहीं है, लिविंग सेल पर नहीं है, तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अपनी लाइफ साइकिल को नहीं चला सकते हैं, इसलिए इनको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट दूसरा चीज होता है, ठीक। हम कभी पढ़ लेंगे, अब पैरासाइट के टाइप्स को भी पढ़ लेंगे, ठीक। हाँ, तो इतना हमने आपको बता ही दिया। जो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगा। और एक चीज यहाँ पर लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है बेटा, कि जो वायरस से होने वाली तो बहुत सारी बीमारियां हैं, वायरस से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं। इन बीमारियों का कुछ नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे लिखा है बेटा, मम्स लिखा है, स्मॉल पॉक्स लिखा है, हर्पीस लिखा है, ठीक है ना। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा। अब मम्स को कॉज करने वाले वायरस को पैरामिक्सो वायरस कहते हैं, पैरामिक्सो वायरस। स्मॉल पॉक्स को कॉज करने वाले वायरस को वेरियोला वायरस कहते हैं, वेरियोला वायरस। हर्पीस सिंप्लेक्स होता है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, इसको HSV कहते हैं। HSV के कई सारे स्ट्रेन है, 1 2 3 करके इसके कई सारे स्ट्रेन होते हैं। इन्फ्लुएंजा को इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, जो नॉर्मली फ्लू कॉज करता है बेटा, सर्दी जुकाम जो कॉज करने वाला वायरस है वो आपका इन्फ्लुएंजा वायरस ही है, ठीक है। और जैसे जो प्लांट के अगर नाम लिया जाए तो प्लांट में बेटा TMV है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, ठीक है ना, टोबैको मोज़ेक वायरस है, जो तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक डिजीज को कॉज करता है। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है बेटा, कि जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है ना, बात सुन लीजिएगा, ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। अगर हमने कह दिया यहाँ पर TMV का नाम लिख दिया है तो इसके पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। ऐसे वायरस जनरली जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हो उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। और ऐसे वायरस जो एनिमल को बीमारी कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, उनमें सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाएगा। आप कहोगे सर डबल स्ट्रैंडेड भी आरएनए होते हैं? जी हाँ होते हैं, ठीक है ना। सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, या फिर इनमें सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है ना, सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया जाता है रेट्रोवायरस फैमिली में, ठीक। तो इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट जो डिजीज कॉज करते हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाए जाते हैं। जो एनिमल को वायरस ये जो डिजीज कॉज करते हैं उनमें सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डीएनए दोनों पाए जा सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही चीज पाया जाएगा, डीएनए आरएनए दोनों एक साथ मत रख देना उसमें, ठीक है ना बेटा।
चलो, हाँ अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, कई सारी बीमारियों का नाम इसमें बताया बेटा हमने, और जो इसकी जो होती है बेटा, इसके जो वायरस की जो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को कवर करने वाला कैप्सिड होता है, वो कैप्सोमियर यूनिट की बनी होती है, ये चीज आपको पता चला। और कई सारी बीमारियां यहाँ पर नाम लिखा हुआ बेटा, जैसे बेटा जैसे मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोविस एंड क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, ये सारी बीमारियां हैं जो कि वायरस, डिफरेंट वायरस के द्वारा ये बीमारी कॉज होती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो होप ये आपको वायरस की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं बेटा हम वायरॉइड्स को आते हैं। ठीक है ना, वायरॉइड्स अब ये आपको यहाँ पर ये वायरस आपको क्लियर हो गया। वायरॉइड्स पे आते हैं। वायरॉइड्स की डिस्कवरी जो है बेटा टीओ डाइनर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है ना, वायरस की डिस्कवरी जो है टीओ डाइनर नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। इन्होंने जो वायरस जो कि पोटैटो के अंदर, ठीक है ना, आलू में एक स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। ये जो प्रियॉन्स है, माफ कीजिएगा, जो वायरस नहीं, जो वायरॉइड्स है जो ये पोटैटो के अंदर स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। इसमें बेटा फ्री आरएनए पाया जाता है। अब आप कहोगे ये फ्री आरएनए का मतलब कि इसके ऊपर कोई भी प्रोटीन की कवरिंग नहीं पाई जाएगी, इसके ऊपर कोई भी कैप्सिड नहीं पाया जाएगा। इसका सिर्फ और सिर्फ मुक्त कंडीशन में, फ्री कंडीशन में सिर्फ आरएनए ही प्रेजेंट होगा, ना कि इसके ऊपर कोई कैप्सिड और कोई कवरिंग नहीं पाई जाएगी। ठीक है बेटा, इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि इसके ऊपर किसी भी कोट का, कवरिंग का अभाव होता है। इस वजह से इसका नाम वायरॉइड्स पड़ा। ठीक है ना, वायरॉइड्स पड़ा। चलो, यहाँ पर जो आरएनए है, आरएनए जो वायरॉइड्स है, वायरस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट वायरस से कम होता है। ठीक, इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा, आप अपने दिमाग में रखिएगा। ये चीज आपको पता चला। अब आते हैं हम लोग प्रियॉन पर आते हैं। ठीक है ना, देखो ये प्रियॉन ऐसी चीज है, ठीक है ना, प्रियॉन ऐसी चीज है जिसके पास ना तो डीएनए होगा ना तो आरएनए होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ फोल्डेड प्रोटीन्स होंगी। अब आप कंफ्यूज हो गए, ना तो डीएनए ना तो आरएनए। ठीक है ना, इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ फोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं। ये फोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं, कई प्रकार की बेटा बीमारियां कॉज करते हैं ये फोल्डेड प्रोटीन्स। ठीक है ना, फोल्डेड प्रोटीन्स कई प्रकार की बीमारियां कॉज करते हैं। ये वायरस के साइज के समान होता है। कई प्रकार की जो न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है वो कॉज करते हैं। जैसे ह्यूमन में एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है सीजेडी। ठीक है ना, सीजेडी न्यूरोलॉजिकल ये बीमारी होती है। नाम इसका लिखा हुआ बेटा सीआर जैकब डिजीज इसको कहते हैं। ये जैकब डिजीज बेटा जैसे अल्जाइमर होता है, आपको जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स को ये डिस्टर्ब कर देते हैं। जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को ये हाईली डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे इंसान को अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियां ये हो सकती हैं। ठीक ना, ये प्रियॉन्स होते हैं। और बेटा और ये प्लांट में भी, माफ कीजिएगा, प्लांट कह रहे हैं, काऊ में, ठीक है ना, गाय में भी एक बीमारी कॉज करता है जिसको बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। ठीक है ना, इसको BSE कहा है, BSE। ठीक है ना, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। ये एक बीमारी होती है बेटा, किसमें, काऊ में होती है। ठीक है ना, काऊ में होती है। ये इस बीमारी को भी नाम आप याद रखिएगा। जो प्रियॉन्स है, प्रियॉन से यही दो बीमारियों के नाम याद रखिएगा, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। और इतना याद रखिएगा कि इसके पास जेनेटिक मटेरियल, किसी भी प्रकार का कोई जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ अपना क्या होता है, वो फोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं। यही फोल्डेड प्रोटीन जो है काफी पॉइजनस होती है और आपको कई सारी बीमारियों से ग्रसित कर सकती हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग लाइकेन पर आते हैं। लाइकेन बेटा हम आपको शुरू में ही पढ़ा चुके हैं कि लाइकेन क्या होता है, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इसमें इन दोनों में म्यूचुअल बेनिफिट प्राप्त होता है। वो कैसे प्राप्त होता है, हमने आपको बताया था। जो एल्गी होता है, एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबियॉन्ट कहते हैं। जो फंगल कंपोनेंट होता है, ठीक है ना, फंजाई जो होता है उसको हम माइकोबियॉन्ट कहते हैं। तो
एल्गी प्लस फंजाई, फंजाई मिल करके ये क्या बनाते हैं बेटा, लाइकेन बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। ये रॉकी प्लेस पर या फिर वुड्स पर ऐसी जगहों पर ये उगते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर जो एल्गी होता है, एल्गी जो होता है उसके पास अपना खुद का रूट नहीं होता है, राइजोइड्स नहीं होता है जिससे वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कर सके। फंजाई के पास अपना जो है क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है जिससे कि ये सोलर रेडिएशन को ट्रैप करके अपना फूड फॉर्मेशन कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वो दोनों जरूरत पूरी हो जाएगी। जो एल्गी है, एल्गी क्या करेगा, एल्गी वाटर और मिनरल को आसानी के साथ मुख्य जगह जो फंजाई है, फंजाई वाटर और मिनरल को आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है ना। वाटर और मिनरल को आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर सकता है बिकॉज दे हैव द राइजोइड्स, ठीक है। और जो एल्गी होता है, एल्गी में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए सोलर रेडिएशन को ट्रैप कर सकता है, CO2 को ले सकता है, ठीक। इन चीज को ले लिया, तो इन दोनों को लेने के बाद ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, फूड फॉर्मेशन करते हैं और दोनों अपना मिल बांट कर खाते हैं। इस वजह से इनमें सिम्बायोसिस जो है, सिम्बायोसिस कंडीशंस को ये शो करते हैं, जिसे म्यूचुअल जो है इनमें बेनिफिट प्राप्त होता है, दोनों को बेनिफिट प्राप्त हो रहा है। इस वजह से ये दोनों साथ में रहते हैं, इनका ये लाइकेन नाम दे दिया गया है। और ये लाइकेन बेटा, ठीक है ना, लाइकेन जो होता है, लाइकेन एक पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये सल्फर के प्रति सेंसिटिव होते हैं। जहां पर सल्फर गैस के कंपोनेंट मौजूद होंगे वहां पर ये नहीं उगेंगे, ठीक है ना। सल्फर के प्रति सेंसिटिव होते हैं, ठीक, इसको याद रखिएगा। सल्फर के प्रति सेंसिटिव होते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं और ये डिग्रेड हो जाते हैं वहां पर, ठीक। चलो बेटा, आज की ये क्लास आपकी यहाँ पर अब समाप्त होती है। अब हम आगे चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, प्लांट किंगडम को डिस्कस करेंगे, ठीक। होप ये क्लास आपने पूरा का पूरा एंजॉय किया होगा और पूरे के पूरे चैप्टर को आपने पढ़ा है। आपको कई सारे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको हम सेंड करेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसको भी सॉल्व कीजिएगा। तब तक बेटा पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।